ml² टी की पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला भैया? सब जानते फोर्स। तो भैया अच्छा स्क्वायर है ना ये, बस भैया ये टी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का किसका हुआ? ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। A body start from rest, जो भी रेस्ट स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 एंड ट्रैवल t सेकंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, 2 मीटर एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय 16 मीटर देन द टाइम्स ट्रैवल, बस s इक्वल्स टू में ut प्लस फॉर्मूला लगा दीजिए। s रखा आपको कितना? थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 2 टाइम t²। ठीक है भैया, कैंसिल हो गया तो 4 सेकंड क्या आ गया? अगला क्या कह रहा है? इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ जो है आपका, एक्सटी ग्राफ टाइम एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ। इसका मतलब वो किसमें है? रेस्ट में है। अगली है ना, two projectile of the same mass and with the same velocity are thrown respectively 60-degree angle and 30-degree angle with the horizontal, which quantity has remained same? भैया क्या होगी? कौन सेम होगी? ध्यान रखना, रेंज सेम रहेगी। क्या रहेगी? बड़ा आसान तरीका है। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको याद होगा, कल रेंज कल कराऊंगा भैया, ध्यान रखना, कल कल कराऊंगा सुबह वाली क्लास में। u² साइन 2θ अपॉन में जी क्या होता है? तो अब देखिए भैया, सुन लीजिए, अभी टेस्ट देगी तू 6 बजे, कल जो तूने मिस किया था। बढ़िया, इधर बैठा, इधर बैठा, फिर बैठा, ठीक है। तो भैया एक एंगल प्रोजेक्शन क्या है? एक का प्रोजेक्शन क्या है? 60 डिग्री, एक का क्या है? 30 डिग्री। अब देखिए, अगर मैं रेंज लिखूं तो ये लिखता हूं u² साइन 2θ अपॉन में जी, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना। एक और चीज लिखता हूं उसको, u² साइन 180 माइनस 2θ अपॉन में 2g, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, आपको बता दूं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता मैथ्स उसके लिए बता रहा हूं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2θ आ जाएगा। यानी 2θ को मैं ये लिखता हूँ, ये भी लिखता हूँ, है ना, मर्जी है अपनी। अब देखिए, तो आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा? u² साइन 2θ अपॉन में जी, और ये क्या हो जाएगा? u² साइन 2 कॉमन ले लो, क्या होगा? 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। दोनों की रेंज सेम है। देखिए, इस अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर क्या है? 2 है, यहां पर 2 है बराबर, कोई बात तो नहीं है, लेकिन यहां पर थीटा, तो यहां पर क्या है? इसका मतलब समझे कि रेंज एट थीटा बराबर में रेंज एट 90 माइनस थीटा, समझे। अगर थीटा 10 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 80 डिग्री। 10 डिग्री और 80 डिग्री पर आपको क्या मिलेगी? रेंज सेम मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसका मास और उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। 30 डिग्री पे फेंक दो तो अगली रेंज कहां से मिलेगी? 60 डिग्री, तो वही तो फेंका गया, 60 और 30। या फिर ऐसे भी कर सकते हो दिमाग लगा के कि अगर दो एंगल जिनका सम क्या आ जाए? 90 आ जाए, क्या आ जाए? जैसे 60 + 30 कर रहे हो तो इनका सम क्या आ रहा है भैया? 90 आ रहा, तो इन दोनों पे रेंज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। एक बोल दिया 10, दूसरा बोल दिया 80, तो इस पे भी क्या आ रहा है? 90, दोनों पे रेंज क्या मिलेगी? सेम। यानी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर दोनों का सम क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, तो उनका क्या होगा? कंसेप्ट मेन ये है, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है भैया, आगे बढ़े। एक तो ये हिंदी लिख के खामखाई पेपर बड़ा लेंथी कर देते हैं। चलो देखिए भैया, a block is at rest on the inclined plane making an angle with the alpha horizontal. As the angle alpha of the inclination increases, the block just start to slip. When the angle of inclination becomes theta, then the coefficient of static friction between the block and ये, ठीक है भैया, याद है एंगल ऑफ रिपोज निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? ठीक है, होता क्या? एंगल ऑफ रिपोज वो इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल होता है इसमें बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली होती है, इसमें भी क्या है? जस्ट स्लाइड कर रही है, ठीक है भैया। ये mg है, गया क्या हो गया? ये क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको मैं नॉर्मल रिएक्शन भी कहता हूँ। ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा भैया? mg cos थीटा, और ये क्या होगा? mg
साइन थीटा। और आपको पता अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, ये कहाँ है, अभी भी रेस्ट पे है, क्या है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो लग रहा है ऊपर लग रहा है, और वो फ्रिक्शन के एम जी साइन थीटा के बराबर है। तो ध्यान रखना। एक बात और बता दूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। किसके डायरेक्टली होता है, कांटेक्ट फोर्स की, इसकी वैल्यू के डायरेक्टली होता है। ठीक है, आपको पता है भैया कि अगर आप प्लेन पे खड़े हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़े हो, तो आपका वेट जो होता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन यानी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या सबसे ज्यादा होती है, और इस केस में फ्रिक्शन भी क्या लगता है, सबसे ज्यादा लगता है। मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़े हो, लेकिन अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो जाते हो तो आप अपने आप ही नीचे आ जाते हो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जहां पर कांटेक्ट फोर्स कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है तो हम अपने आप स्लिप कर जाते हैं वहां पे। इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन। क्या होता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को यहां पर क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में एन। म्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये आपका, यहां पर एन किसके बराबर है, इफ बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब एन बराबर में क्या है, एम जी कॉस थीटा। और ये क्या होगा, एफ बराबर में क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये आएगा आपका एफ अपॉन में एन बराबर में क्या होगा, एम जी साइन थीटा अपॉन में एम जी कॉस थीटा। एम जी से एन जी कैंसिल हो गया, क्या हुआ, टेन थीटा। क्या आ गया, टेन थीटा क्या आ गया, ये म्यू की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, एफ अपॉन में एन क्या होता है, म्यू। ठीक है, इस थीटा को कहते हैं भैया एंगल ऑफ रिपोज, उसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स म्यू। खैर ये तो मैंने अलग से करा दिया। आपको क्या बोल रहा है भैया, देखिए कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या आप देख रहे हो भैया कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो म्यू की वैल्यू है ये किसके डायरेक्टली आ रहा है, टेन के। अगर टेन की वैल्यू ज्यादा होगी तो म्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। टेन की वैल्यू कम होगी तो म्यू भी क्या होगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो म्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे, कॉस पे, टेन पे, या किसी पे भी नहीं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है म्यू, टेन पे। ठीक है, ये ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरा एंगल ऑफ रिपोज भी करा दिया मैंने। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हॉट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है भैया, पहले बता दे रहा हूं। पुल अ रोलर इज इजियर देन पुशिंग बिकॉज, भैया बड़ा सिंपल सा आंसर है भैया। पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। क्वेश्चन आता है वाई पुल, ये 3 नंबर का भी आता है, वाई पुल इज इजियर देन पुश। पुल करना पुश करने के मुकाबले आसान क्यों होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पुल इज इजियर देन पुश। ढंग से बैठ गया, बक्कल तार दूंगा यहीं पे, समझ गया। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, कभी उसके कंधे पे हाथ रख रहा सुअर, कभी किसी पे। ये क्या होगा, वेट, ये हो गया उसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भैया, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तभी फोर्स क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। इस फोर्स ने कितना एंगल मारा है, थीटा। तो क्या हुआ, पुल पुल इसकी वैल्यू क्या ले ली मैंने, एन, एफ ले ली। क्या ले ली, तो ये क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है भैया, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे, F1। ये तो पुल कर रहा था, पुश कर रहा हूँ, चलो पुश कर दिया, ऐसा मैंने पुश कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का कितना एंगल बना, थीटा। वेट क्या लग रहा है नीचे, mg। नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या ले लिया, n2। क्या ले लिया, इस केस में n1 और इस केस में n2। ठीक है, अब देखिए, तो इसको रिजॉल्व करो, f क्या होगा, f cos थीटा, और ये क्या होगा, f sin थीटा। और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ, F2। अच्छा एक चीज देखिए, किस चीज को खींचना या धकेलना आसान होता है, जिस केस में फ्रिक्शन क्या लगे, कम लगे। जिस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है उसके वो चीजें करना आसान होता है। जहां पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां वो चीजों को करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो, बहुत पेलता हूं मैं, आपको पता नहीं है शायद से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, N1 F प्लस N1 प्लस F साइन थीटा बराबर में क्या आ गया, mg। तो N1 की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस F साइन थीटा। ये क्या गया, इस केस का कॉन्टेक्ट फोर्स। जब आप पुल कर रहे हो ना, तो इस पुल केस का कॉन्टेक्ट फोर्स एन क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स इतना आ रहा है। अब अपने को पता भैया, ना चलिए हो गया, N1 आ गया, N2 निकालो। यहां पर देखो N2 बराबर में क्या होगा, इस केस में देखो F साइन थीटा प्लस mg, ये आ रहा है।
अच्छा देखिए ये क्या हुआ, N2 आ गया, पुल केस है, ये पुश में कांटेक्ट फोर्स आ गया, और ये क्या आ गया, पुल में कांटेक्ट फोर्स आ गया। बताओ कौन सा कांटेक्ट फोर्स ज्यादा है, पुल वाला कांटेक्ट फोर्स ज्यादा है या पुश वाला कांटेक्ट फोर्स ज्यादा है? देखिए ना, mg में ये जोड़ रहा हूं और यहां पर mg में ये घटा रहा हूं। मान लीजिए ये 5 है, ये क्या है, और ये क्या है, 2 है, ये क्या है, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। ये क्या है, 5 है, और ये क्या है, 2 है, तो 5 प्लस 2 क्या होता है, 7। कौन ज्यादा हो गया, N2 ज्यादा हो गया। तो हेयर N2 यानी पुल वाले, पुश वाले केस में जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है वो पुल वाले केस के कांटेक्ट फोर्स से क्या है, ज्यादा है। हम जानते भी नो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जिस केस का कांटेक्ट फोर्स ज्यादा, उस केस में फ्रिक्शन भी क्या होगा, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। और F2 अगर ज्यादा है, यानी इस केस का फ्रिक्शन ज्यादा है, तो इस केस को करना भी क्या होगा, हार्ड होगा। और इस केस का फ्रिक्शन कम है, तो इस केस को करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है भैया, दैट्स व्हाई पुल इज इजियर देन पुश। तो भैया क्या है, भैया क्या कह रहा है, वैन द, क्यों पुल करना पुश से आसान क्यों होता है, तो वैन बी पुल रोलर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। ठीक है भैया, अगर कह रहा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्स, आप समझ गए ना भैया, देख लेना पूरा वही लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट, सोचते ना इस केस में, इसमें वेट जो होगा ये हो जाएगा, फिर N1 ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा। पूरा डिटेल में बता दिया मैंने आपको, 3 नंबर का बता दिया, देख लेना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन अ फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर है जो रोटेट कर रहा है किसमें, फ्री स्पेस में। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग मास सेम, रेडियस लगातार बढ़ाते जा रहे हो, मास को क्या रख रहे हो, सेम रख रहे हो, तो सेम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्टेड, इनमें से कौन सी चीज आपका इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए भैया मेरी बात सुन लीजिए, अगर मास सेम रखता हूं, केवल रेडियस बढ़ाते जा रहा हूं, तो इनमें से कौन सी चीज होगी जो हमेशा सेम रहेगी, नॉट इफेक्टेड है। ठीक है भैया, पहला एंगुलर मोमेंटम क्या है भैया, असली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखूं तो लिखूंगा एम आर स्क्वायर होता है। तो आपको पता है एम कांस्टेंट है, आर बढ़ा रहे हो तो इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इनर्शिया वेरिएबल है, समझ गया, बदलेगा, ये गलत चीज है। ठीक है, इनमें से इसमें पूछा कौन सा नहीं बदलेगा, तो भैया कह रहा है एंगुलर मोमेंटम, क्या है भैया। ठीक है, आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट जब तक रहता है, जब तक कि आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते। और आपको पता है आप इस केस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे, इसका मतलब इस बॉडी का टॉर्क की वैल्यू क्या है, 0। टॉर्क की वैल्यू क्या है, 0। और आपको बता दूं टॉर्क जो होता है वो डीएल अपॉन में dt होता है, वो भी 0। तो एल, अगर डीएल अपॉन में dt 0 आ रहा है तो इसका मतलब एल क्या है, एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा ये। ठीक है, समझ गया, ये होगा। ये वाला रिलेशन बताता हूं मैं आपको, देखिए ये वाला रिलेशन, अगर मैं बात करूं तो भैया टॉर्क क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आरपी। किसको किसको याद है, आरपी। ये रेडियस है और ये क्या है, मोमेंटम है, क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, एक बारी पी बाहर जाएगा, डी आर अपॉन में डी टी, क्रॉस लगा होता है यहाँ पे, क्या लगा होता है, ठीक है। और एक बारी क्या होगा, आर बाहर जाएगा, डीपी अपॉन में डी टी। ठीक है, ये क्या होगा, डीएल अपॉन में डी टी। ठीक है, और ये क्या, पी, पी को मैं क्या लिखता हूँ, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। और ये डी आर, आर क्या, पोजीशन वेक्टर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो भी वेलोसिटी के बराबर होता है। डी आर अपॉन वी टी भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्या होगा, वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या हुआ, आर हो गया। डीपी अपॉन वी टी क्या होता है भैया, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, तो भैया आप देखिए डीएल अपॉन वी डी टी एम, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0, क्या आता है। और आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क के बराबर होता है, क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल्स में क्या हुआ, डीएल अपॉन में dt। ये चैप्टर नंबर 7 का रिलेशन है, रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं गारंटी लेता हूं हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ू, तो क्या क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ वो कांस्टेंट हो गया, वो बता दिया कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये रिलेशन है। कह रहा है इफ अ जिमनास्ट, ठीक है, सिटिंग ऑन द रोटेटिंग स्टूल विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच सडनली लोअर हिज हैंड। कह रहा भैया एक जिम्नास्ट है, वो देखे ना जिम्नास्ट जो कलाकारी करता है ऐसे, कभी अपने हाथ का ऐसे कर लेगा, कभी ऐसे हाथ कर लेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, नहीं देखा है, टीवी नहीं है ना बच्चों घर पे, क्या करें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है,
तो भैया देखिए जब आप उसका हाथ फैला होता है तो भैया उसका इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया डायरेक्टली इक्वल टू साइज ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का साइज ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है, या रेडियस ज्यादा होता है तो इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जब वो अपने हाथ को स्ट्रेच कर लेता है तो साइज कम हो जाता है, इनर्शिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब एक रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा के भी बराबर होता है। अब बोलोगे कैसे, तो भैया आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है। क्या होता है, एम वी क्या होता है, ओमेगा आर, आर एम आर, आर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा वी। देखिए एम आर आर, ये क्या होगा एम आर स्क्वायर, और ये क्या ओमेगा, एम आर स्क्वायर क्या होता है इनर्शिया ओमेगा, तो एल क्या होता है आई ओमेगा, क्या होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए भैया हमें पता है ये तो कांस्टेंट बाहर से, अब देखो कोई बंदा ऐसा गोल गोल घूमने वाली टेबल पे खड़ा हुआ है और घुमा दिया उसने अपने, वो घूम रहा है, ठीक है। अब उसने हाथ अपने ऐसा कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, उसके ऊपर तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा ना, बाहर का टॉर्क क्या है, जीरो। टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। समझ गए भैया, अगर कोई जिम्नास्टिक ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसने अपने हाथ को स्ट्रेच कर लिया, तो इसका मतलब उसमें कोई टॉर्क नहीं लग रहा, एंगुलर मोमेंटम उसका भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। क्या है, टॉर्क जीरो। हमें पता भैया टॉर्क क्या है भैया, उस जिम्नास्टिक के ऊपर क्या लग रहा है, जीरो। जिम्नास्टिक के ऊपर टॉर्क जीरो लग रहा है, तो यानी डीएल अपॉन वीटी भी क्या होगा, जीरो। एल क्या होगा, कांस्टेंट। एल क्या होगा, एल अगर कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो भैया क्या होगा, आई ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, आई। तो ओमेगा इज इनवर्सिबल टू क्या होगा, आई। जब अपने हाथ को वो सडनली स्ट्रेच कर देगा तो उसका इनर्शिया क्या होगा, कम। इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा। उसकी स्पीड क्या होगी, रोटेशन स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ गया, कौन सा ऑप्शन है, एंगुलर वेलोसिटी स्टे कांस्टेंट, गलत है ये तो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, ये बात भी सही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है। इसमें क्या कह रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये भी नहीं, ये तो गलत है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम हो जाता है ना, बताया वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गए भैया, आगे बढ़े। ठीक है, करेक्ट, द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू बट इट्स मास रिमेन अनचेंज्ड, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अफेक्टेड बाय। देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहा है अर्थ का मास वही है, रेडियस को हमने क्या कर दिया, उसका साइज को क्या कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, यानी रेडियस भी क्या होगी, डबल ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है वेट क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है, तो अगर मैं एम जी की वैल्यू की बात करूं सरफेस पे, जब मैं उसका एक्चुअल साइज था, तो एम तो ऐसी है, जी की वैल्यू क्या होगी, जी कैपिटल एम, और रेडियस क्या है, आर स्क्वायर। ये तो पहले केस में, केस फर्स्ट में था। जब उसके साइज को डबल कर दिया तो एम जी डैश कर दीजिए, क्या कर दिए, जी डैश कर दिया। ये डब्ल्यू कर दो, इसको क्या कर दो, डब्ल्यू वन। ठीक है, ये क्या डब्ल्यू टू। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम मास तो वही रहेगा, जी की वैल्यू क्या होगी, जी मास वही है, रेडियस क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। क्या कर दिया, टू आर का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो भैया आपका आंसर आएगा डब्ल्यू अपॉन में फोर। ठीक है भैया, समझ गए, ये डब्ल्यू एक्चुअल में डब्ल्यू वन नहीं है, डब्ल्यू है। क्या है ये, डब्ल्यू है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहे भैया सब्सटेंस व्हिच कैन बी स्ट्रेच टू अ कॉज लार्ज स्ट्रेन इज कॉल्ड। देखिए भैया ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बहुत सारा क्या आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं भैया, ब्रिटल, डक्टाइल, प्लास्टिक, इलास्टोमर। इलास्टोमर गलत है, ठीक है भैया। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्लास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेन आता है। ठीक है भैया, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भैया, डक्टाइल। समझ गया, डक्टाइल। देखिए ब्रिटल मटेरियल तुरंत टूट जाता है, उसकी कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती। प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक अब तो भैया स्ट्रेन स्ट्रेन की बात ही नहीं होती प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, इलास्टोमर क्या होता है भैया, ये तुरंत टूट जाता है, इसकी प्लास्टिक रेंज मतलब कि इलास्टिसिटी के बाद का बात की बात कर रहा हूं, तो इलास्टोमर का इलास्टिक वो जो होता है ना, इलास्टिसिटी के बाद वो तुरंत टूट जाता है, तो मतलब इसका प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है। ठीक है भैया, तो डक्टाइल मटेरियल है आंसर इसका। ठीक है भैया, अगला कह रहा है भैया एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम जीरो। ठीक है भैया, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन मैंने बताया था कम हो जाता है। क्यों, सुन लीजिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखिए सरफेस टेंशन आता है कोहेसिव नेचर की वजह से। किसके नेचर की वजह से, कोहेसिव नेचर की वजह से। अगर जिसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा, ठीक है, उसके अंदर सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कोहेसिव नेचर भी कम हो जाता है, सरफेस टेंशन भी क्या होता है, कम हो जाता है। और बढ़ाओ
और बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप क्या होगा, और बढ़ गया, कोहेसिव फोर्स और कम हो गया, सरफेस टेंशन क्या होगा, और कम हो जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी इतनी ज्यादा आ जाती है कि उनके बीच में कोहेसिव नेचर क्या होता है, खत्म हो जाता है, सरफेस टेंशन भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या कहते हैं इसे, समझ के ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आम बोलचाल में यूज किया था, मैंने भी कभी इसका नाम नहीं लिया आपके आगे, ठीक है। अब क्या रहे, देखिए मैंने कहा था ना भैया ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आया भी है पहले भी, अ स्टीम एट 100 डिग्री इज पास्ड 20 ग्राम ऑफ वाटर, चलता है, हाँ 20 ग्राम ऑफ वाटर 10 डिग्री पर है, देन वाटर एक्वायर्स टेम्परेचर 80, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, ठीक है, इतना इतना इतना, तो ठीक है, क्या कह रहे हैं, इतना इतना, क्या निकालना भैया, स्टीम क्या है भैया, 100 डिग्री पे इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भैया। अच्छा मास ऑफ वाटर निकालना, जो नया मास ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है, समझ गया भैया। कह रहे भैया आपने जो पानी, ये स्टीम है, ठीक है भैया, इसका टेम्परेचर क्या है भैया 100, ठीक है, 5 × 20 ग्राम पानी, 20 ग्राम पानी के अंदर क्या करता है, डाला जाता है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर क्या है 10, ये ध्यान रखना, इसका 100 है, इसका क्या है 10 है, देन वाटर एक्वायर्स टेम्परेचर कितना 80, समझ गया, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है 80, यानी इसने क्या किया 20 लॉस किया, इसने क्या किया 60 गेन किया है, वाटर ने, अच्छा ये तो 70 क्या किया गेन किया वाटर ने, समझ गया भैया। तो कह रहा है कह रहा है द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, तो नया मास निकालना है आपको वाटर का, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, टेक द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतना 1 किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज इतना, ठीक है भैया, समझ गया। अब देखिए हीट दे कौन रहा है, हीट लॉस बराबर में हीट लॉस बराबर में हीट गेन, ठीक है, हीट लॉस किसने की है, इसने, हीट लॉस किसने की है, तो हीट लॉस किसने, हीट लॉस जो होगा उसका 100 डिग्री, पहले देखिए क्या हुआ होगा, पहले 100 से लेके 100 तक में पानी में क्या होगा, स्टीम की बात कर रहा हूं मैं, पहले 100 से 100 में स्टेट चेंज हुई होगी तो लेटेंट हीट, फिर क्या होगा वो, उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा, कम हुआ होगा, 100 से फिर क्या हो गया होगा 80 पे, कहां आ गया होगा, तो पहले देखिए दो हीट लगेंगी, इस हीट लॉस में दो हीट लॉस हुआ है, पहले क्या भैया लेटेंट हीट, वो क्या होगा एम इंटू में एल, कौन सा एम है, मास ऑफ वेपर क्या है, और लेटेंट हीट ऑफ, ये लेटेंट हीट देखिए वेपर की स्टीम की, प्लस वो चेंज भी हुआ उसकी स्टेट, उसकी स्टेट भी क्या, सॉरी उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ, तो कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वही वेपर, क्योंकि वेपर वाले को मैं निकाल रहा हूं, ठीक है भैया, ठीक है, और इंटू में डेल्टा डी, चेंज इन टेम्परेचर उसका, बराबर में क्या होगा, सुन लीजिए, बराबर में अब गेन किसने किया है, तो वाटर ने, वाटर का मास क्या था, वाटर, ठीक है, मास ये किसका ले रहा हूं, सीधा वाटर ले रहा हूं, यहाँ पे वेपर लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों, पहले क्या हुआ वेपर का स्टेट चेंज हुई, फिर वो वेपर वेपर क्या हुआ उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ, ठीक है, मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है, मास ऑफ वेपर निकालना, क्या निकालना है, पहले मास ऑफ वाटर पता था, मास ऑफ वेपर निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे आपका क्या हो जाएगा, अरे सुन तो ले, अभी से पता नहीं जाएगा तुझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा डी, ठीक है भैया। अब देखिए मास ऑफ वेपर अपने को पता नहीं है, कॉमन ले लीजिए, एल पता है, एम सी डब्ल्यू डेल्टा टी, बराबर में क्या हुआ सी डब्ल्यू एम डब्ल्यू, अभी पता नहीं मैं क्या करने आ रहा हूं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एल की वन बोला, हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रखी है आपको, चेंज इन टेम्परेचर इसका वेपर वाले का, किसका टेम्परेचर पहले कितना था 100, बाद में कितना हो गया 80, तो चेंज कितना आया 20, तो चलो मास ऑफ वेपर, लेटेंट हीट कितनी है भैया, एक कैलोरी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो, हाँ? अच्छा हाँ ये ना 540, 540 कैलोरी को 4.12 कर दो, ठीक है, जूल, और फिर क्या ग्राम भी है ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना, ऐसा यूनिट मैं नहीं कर रहा, है कैलकुलेशन हो जाएगी हार्ड, मैं आपको सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ उसका, सुन लो, एमवी। अब देखिए ये दे रखा है, बोला हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, और जो वेपर था जिसका टेम्परेचर चेंज हुआ वो भी दे रखा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, मास ऑफ वाटर जो पहले था जिसने गेन किया हीट को, जिसने हीट को गेन किया है वो क्या है भैया 20 ग्राम है, क्या है, ठीक है, डेल्टा टी उसका भी दे रखा है। अब ऐसा करेंगे कि हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ वेपर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे,
अब आपको पता है भैया पहले क्या था, वाटर 20 ग्राम का था, उसमें मिक्स हो गया वेपर भी, तो कुल मास कितना हो गया, मास ऑफ पहले वाला वाटर प्लस मास ऑफ वेपर, ये कुल आ गया, टोटल मास आ गया, वही निकालना है। अभी सुन में ही नहीं आई बात मेरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। आपने क्या किया, आप देखो खुद इस चीज को सोचना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया, स्टीम ली, क्या ली, स्टीम का टेम्परेचर क्या था 100, ठीक है। आपने उसको पानी के अंदर पास कराया, पानी के अंदर पास कराया तो पहले क्या हुआ, पानी का स्टीम का टेम्परेचर क्या था 100, बाद में पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया 80, क्या हो गया। अच्छा पहले पानी का टेम्परेचर क्या था, जो पहले केवल पानी था 10 था, ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे लॉस किसने किया, हीट, तो स्टीम ने किया होगा लॉस, तो स्टीम ने हीट लॉस किया होगा और बाद में पानी के साथ मिल गई होगी, ठीक है। तो उसने दो दो काम किए, तो पहले तो एक क्या किया, पहले तो अपनी स्टेट को चेंज किया होगा, कौन सी हीट ली होगी, लेटेंट हीट, ठीक है। दूसरा उस जो आपका जो व्यापार का वो जो व्यापार जिस पानी से बना था, उसने अपने टेम्परेचर को भी चेंज किया था, 100 से लेके 80 पे आ गया था, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ वेपर आ जाएगा अपना, इधर साइड, समझ गए, ये हो गया। और उस साइड में किसने गेन किया है, तो उसने गेन किया और केवल अपने टेम्परेचर को चेंज किया है, जो 20 ग्राम पानी था उसने केवल हीट को क्या किया, गेन किया है और अपने टेम्परेचर को केवल चेंज किया, तो गेन बराबर में लॉस, तो यहां से मास ऑफ वेपर निकल आएगा। अब कह रहा है टोटल मास कितना होगा यहाँ पानी का, तो पहले पानी कितना था 20 ग्राम, अभी वेपर भी मिक्स हो गया, मास ऑफ वेपर ऐड कर दो, वो आ गया टोटल मास, समझ गई, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन आया भी, ये ध्यान रखना, इसलिए ये देखो आ गया, अभी कल ही बताया था मैंने। क्या कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है, द रीजन ए बी प्रेजेंट आइस एंड वाटर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, कहा है भी ए बी कौन है, ये ए बी, हाँ। तो भैया आपको पता है ना, यहाँ पर आइस भी और वाटर भी दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे, ये टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया। अच्छा नीचे गलत क्यों है, चलो देखते हैं, एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, बी पॉइंट पर वाटर स्टार्ट कहां से करेगा भैया, 0 ही रहेगा ना, बॉइल तो यहाँ पे करता है ना। चलो एट द एट सेल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सी है, जब क्या कह रहा है, समझ गए ना, कहाँ गलत है। आते भैया अगला, समझ गए ना वो वाला, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सेपरेटेड बाय थर्मल, अभी क्या बोला, जीरो और चलो खत्म हो गया। कह रहे हैं यार हिंदी में क्यों लिख देते हैं यार, कह रहे भैया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मोल ऑफ गैस, अब यहां पर एक कमी है, किस टाइप की गैस है, ठीक है भैया, डाइएटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, कौन सी एटॉमिक गैस है तो हमें नहीं पता भैया, तो मे भी मोनोटॉमिक ही होगा, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया ये एक्चुअल में वन मोल नहीं है, मोनोटॉमिक होना चाहिए था, वन मोनोटॉमिक गैस, ठीक है भैया, वन मोल, वन मोल, हाँ वन मोल भी लिख सकते हो, मोनोटॉमिक मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए भैया, अपने पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोटॉमिक के पास, तो हमने आता है ना 3n - r, तो मोनोटॉमिक के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक, रिलेशन क्या होता है 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया 3। अपने को पता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी कितनी होती है, हाफ केबीटी, क्या होता है केबीटी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होगा 3/2 केबीटी, क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है भैया। अपने को पता है एक मोल के पास कितना नंबर होता है, Na, क्या होता है Na केबी क्या होता है भैया, आर आता है 3/2 RT, ये एक मोल के पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई, वो है ये रहा, ठीक है। चलो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे हैं when a simple pendulum is made to the oscillate on the surface of moon its time period increases, देखिए मैं सुन लीजिए, कह रहा है जब एक सिंपल पेंडुलम को हम मून पर रख देंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ मून वो क्या होता है सिंपल पेंडुलम, बता दे, छोड़ दूंगा, हाँ क्या होता है आशु, बोल बे साले, टी इक्वल्स में ये लिखा हुआ है, ये भी नहीं देख पा रहा, नकल तो मार लेता कम से बेटा, टी इक्वल्स में 2π/√L में जी, कह रहा है भैया सर्जन कह रहा है भैया कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आपको पता मून की ग्रेविटी क्या होती है, कम, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा ज्यादा, भाई भाई ये सही है, ठीक है। रीजन देखते हैं, मून इज मच स्मॉलर देन एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। अब देखिए रीजन वैसे भी ठीक है, ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं बोलना स्मॉलर देन, अगर मैं इसको बोलूं तो ये गलत भी हो सकता है। ये बोलो जी मास ऑफ मून इज मच मच स्मॉलर देन अर्थ, ऐसा बोलो तो समझ में आता है, ठीक है भैया। वैसे ये क्या हुआ, अब मुझे नहीं पता कि इसने क्या कर रखा है, गलत से कर रखा है, ये सही भी हो सकता है कि इनने स्मॉलर किसको बोल रखा है, मास को स्मॉलर बोल रखा होगा, है ना। अगर मास स्मॉलर होगा तो उसका जी भी क्या होगा, कम होगा, और जी कम होगा तो टी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और बाकी अगर ये स्मॉलर बोल रहा है उसके केवल साइज को, तो भैया साइज ज्यादा कम होने से ये भी तो सकता है साइज कम हो लेकिन डेंसिटी क्या है उसकी ज्यादा हो, तो मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो न्यूट्रॉन स्टार होती है, न्यूट्रॉन स्टार की रेडियस मात्र 12 से 13 किलोमीटर होती है, धरती के आगे कुछ भी नहीं है वो, लेकिन धरती सूरज से भारी भारी होते हो, सोचो, तो थ्योरी खराब होगी ना, तो इसलिए तो भैया मेरे हिसाब से असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन है, ये गलत ही है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज 6। अब सुन लीजिए, ट्राई एटॉमिक गैस के दो वेराइटी होती है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर होती है। लीनियर की अगर मैं बात करूं तो लीनियर में होता है 3 मॉलिक्यूल बॉन्ड होते हैं, 2, 3 तिया 9 -2 क्या हो गया, 7 हो गया। चलो इससे करते हैं। फिर ट्राई एटॉमिक की बात करूं नॉन लीनियर की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, 3, 3 तिया 9, और नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है 3, तो भैया 6। अब क्या करूं इसे, सही कर दूं, बताओ, अधूरा अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ यहाँ लिखा है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बताओ अब क्या करें, बताओ, समस्या आ गई ना। अब नीचे लिखा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री एंड 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है, ये सही है, समझ गया। तो अगर नीचे के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाला ठीक है, ये बेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, समझ गया। अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फीलिंग समझ रहे हो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपके आगे, चलो अच्छी बात। ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर में अभी शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से कर लेना घर जाके, जितना क्वेश्चन हो सके एज पॉसिबल, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है भैया। और फिर मैं कल कल में इसे खत्म करा दूंगा इस वाले बैच में, परसों फिर दूसरा पेपर चालू करूंगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए भैया कोई छुट्टी नहीं दे रहा मैं, कोई छुट्टी नहीं इंग्लिश के लिए, मैं अगले दिन इंग्लिश का पेपर रहेगा, शाम को फिर पढ़ाऊंगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर लो, और जिसको दिक्कत नहीं है वो हाथ खड़ा कर लो, जिसको फिजिकल क्लास से दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो और आपको बताया तो भैया, सुन लो, सुन लो, ओए सुन लो, परसेंटेज बढ़ा के कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बता दे रहा हूं। आपके पास नॉलेज होगी तभी आप ड्यू में, डीटीयू में, आईआईटी में तब एडमिशन, ना परसेंटेज गई चूल्हे में, कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज से, ठीक है। नॉलेज होगी तो परसेंटेज भी आएगी, नॉलेज ही नहीं है तो परसेंटेज को चाटोगे, आएगी नहीं तो चाटोगे क्या। मुद्दे पे आते हैं, सुबह ही लूंगा, सुबह ही क्लास लूंगा, शाम को नहीं लूंगा, केवल शाम को आपको छुट्टी रहेगी, इंग्लिश वाले थोड़ा बहुत पढ़ तो लो यार, नहीं इंग्लिश भी सब्जेक्ट है यार। शाम को अबे सुबेरे 2 घंटे क्लास ले लूंगा, शाम को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए इंग्लिश के पेपर के एक दिन पहले वाली बात है। बोला, हाँ तो कल ही तो है वो दिन, ओए भाई कल तो 2-2 बैच लेने पड़ेंगे, 3-3 बैच मेरे को सुबह ही, कल सुबह लंबी पढ़ाई होगी 3 घंटे की, कल सुबह 8 बजे से पढ़ाऊंगा 11 तक पक्का। ओए भाई प्लीज, नहीं टेस्ट नहीं हो रहा, अब टेस्ट खत्म, देखिए भैया सुन लीजिए, ओए परसों रख लूं टेस्ट, शाम को, अबे जब स्कूल का पेपर होगा तो उसी टाइम पे टेस्ट रख लेता हूँ। और देखिए अगला कह रहा है असर्शन, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज ऑलवेज, भाई प्लीज, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटर, बहुत बड़ी बेकार गलत बात बोल रहा है, कह रहा है कि भैया जो हीट सप्लाई करोगे सबका सब इंटरनल एनर्जी के बराबर होगे, नहीं हो सकता, सिस्टम क्या कर रहा हो, एक्सपेंड कर रहा हो, ठीक है भैया। देखो छोटी छोटी बातों से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, अब अगर ये नहीं पता होगा तो ये कहाँ लिखा हुआ है, डेरिवेशन थोड़ी ना है, फिर बच्चे डेरिवेशन डेरिवेशन पढ़ के आते हैं, ऐसी चीजें करते ही नहीं है, कहाँ होगा फिर उनसे,
ठीक है, समझ गया भैया? गलत है ये, क्या है? When a system change from thermal equilibrium to another, some heat is absorbed. क्या कह रहा है? When a system change from one thermal equilibrium to another. आजा मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कितनी इनडायरेक्ट बातें बोल रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम सोचते हो कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम से दूसरे थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम, मतलब कि उनका टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो भैया हीट इज एब्जॉर्ब बाय इट, जरूरी तो नहीं है, हीट रिलीज भी हो सकती है। अब हो सकता है टेम्परेचर घट रहा हो ना, ये जरूरी थोड़ी ना कि बढ़ ही रहा हो। तो हीट, समझ गए भैया? इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी गलत है, लेकिन गलत है ये भाई। आप कुछ सोचो ना, सुन लो सुन लो। वैसे इन्हें सही लगा रखा है, पता नहीं क्यों। मेरे हाँ, इसके हिसाब से सही है, ऊपर वाले के हिसाब से सही है। ठीक है, मरने आ रहे क्या तू? ओए, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, देखो हो गया। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज एंगल ऑफ 30 एंड 45 डिग्री। ओए, विच ऑफ द रेशियो? तो भैया देखिए, वेलोसिटी का रेशियो v1/v2 क्या होगा? tan θ1 और tan θ2। 30 डिग्री रखो और 45 डिग्री रखो, आंसर आ गया। पता क्या कह रहा है आपको? वीटी क्या देखा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देखा है? एक का एंगल कितना है? 30, दूसरे का एंगल कितना है? 45। आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो भैया पहले की वेलोसिटी क्या होगी? पहले का थीटा। दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी? दूसरे का थीटा। ठीक है, अच्छा हम बार बार मोड़ करके तार को कैसे तोड़ सकते हैं? इंग्लिश में पढ़ो यार, हिंदी में तो। हाउ आर एबल टू ब्रेक द वायर बाय रिपीटिंग बैंड। तो हम कैसे तोड़ पाते भैया? ऐसा करने से क्या होता है भैया? उसकी इलास्टिसिटी क्या होता है? बहुत बाहर चले जाते हैं। क्या कहते हैं? बार बार मोड़ने से क्या होता है? उसके अंदर स्ट्रेन एडअप होता रहता है और फाइनली वायर क्या होता है? टूट जाता है। तो भैया कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 से लेके 11 बजे। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।